2 दिनों में 20,000 महंगा होना चांदी का और ऑल टाइम हाई 2,63,000 तक पहुंच जाना, क्या संकेत मिल रहे हैं और कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं चांदी को बढ़ाने के पीछे? अब तो समझ नहीं आता कि उसे ऑल टाइम हाई कहें या ये एक रेगुलर सा एक रूटीन सा हो गया है कि आप रोज ही देखते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई पर ही सोना चांदी है। आपको लग रहा है 2026 में भी इसी तरीके से रिकॉर्ड टूटते रहेंगे? अब चांदी की क्या मूवमेंट रहेगी उसका सबसे बढ़िया जवाब जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब देंगे। आप समझ ही रहे हैं मेरा मतलब क्या है। तो क्या आप ये भी मानते हैं कि इसी के साथ 2026 स्टॉक मार्केट के लिए बहुत मुश्किल साल रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की गतिविधियां हैं वो अनसर्टेनिटी को बढ़ाएंगी और अस्थिरता जितनी बढ़ेगी उतना ही स्टॉक मार्केट के लिए खतरनाक होगा? अगर ग्लोबल हालात और भी भक्त होते हैं तो सबसे पहले तो सप्लाई चेन पे असर पड़ सकता है। मान लीजिए ईरान के अंदर अनरेस्ट बढ़ता है या किसी तरीके से यूएस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो क्या हो सकता है, वहां से क्रूड की सप्लाई लाइन बंद हो सकती है। और दूसरा हमें नहीं भूलना चाहिए हमारा चाबहार पोर्ट जो है, जो हमें काफी कंट्रीज में एक्सेस दिलाता है, वो ईरान में ही है। साथ ही साथ अगर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स और इंटेंस होते हैं तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो मनी और एफडीआई, वो शायद हिंदुस्तान ना आ पाए। अच्छा, दो बड़े फैक्टर जिन पर मेरा ध्यान गया, एक तो रिजर्व जितने भी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक से उनका सोने में खरीदारी है पिछले कई महीनों से चल रहा है। क्या ये सेंट्रल बैंक्स की सोने की खरीदारी अब भी बाकायदा वैसे ही जारी है? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि चांदी को अब कई देश चाह रहे हैं कि वो हमारे देश से बाहर न जाए, जिनमें से एक चाइना भी है। आगे बढ़ते हैं, सोने और चांदी के दामों की बात करते हैं, जो कि आज लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 6,566 रुपए बढ़ी है और अब यह 2,62,742 करीब करीब 2,63,000 रुपए किलो पर पहुंच गई है। कल यह कीमत 2,57,000 पर थी। 2 दिनों में चांदी करीब 20,000 रुपए महंगी हो गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो यह 1,40,000 के लेवल को पार कर गया है। इसी पर बात करने के लिए अर्थशास्त्री आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विशाल जी। 2 दिनों में 20,000 चांदी का बढ़ जाना, अब ऐसा नहीं है कि ये हमने देखा नहीं है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में तो चांदी जिस रफ्तार से भाग रही है, अब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे देखकर आप अचंभित हो। लेकिन फिर भी 2 दिनों में 20,000 महंगा होना चांदी का और ऑल टाइम हाई 2,63,000 तक पहुंच जाना, क्या संकेत मिल रहे हैं और कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं चांदी को बढ़ाने के पीछे? देखिए, फैक्टर जो जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं उसके चलते हुए चांदी में सेफ हेवन बाइंग हो रही है, हेजिंग की जा रही है। हम सब जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल हालात कैसे हैं। विशाल जी, आप तो खुद एक वेटरन एंकर हैं। जो कुछ यूएस और वेनेजुएला के बीच हुआ है और जो चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, यूएस की जो मूव ग्रीनलैंड को लेके, यूएस की मूव ईरान को लेके, और ईरान के अंदर जो इंटरनल हालात चल रहे हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर जिस तरह का शेप अब ले चुकी है, अब यूएस का उसके बाद ये स्टेटमेंट देना कि हम ईरान की जो भी कंट्री उसके साथ डीलिंग करेगा उस सबके अगेंस्ट 25% टैरिफ लगाएंगे। वो सब चीज़ों ने जियोपॉलिटिकल हालात और टैरिफ्स दोनों का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो ग्लोबली इस समय चीज़ें सही नहीं है। तो जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है, रिस्क फैक्टर बढ़ता है, तो सेफ हेवन बाइंग बढ़ती है। तो सेफ हेवन बाइंग चांदी में भी बढ़ रही है, सोने में भी बढ़ रही है। हाँ, चांदी में वॉलेटिलिटी सोने के मुकाबले, फ्लक्चुएशन जो है सोने के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। क्योंकि होता क्या है, जब रेट बढ़ता है तो ऑल ऑफ अ सडन इन्वेस्टर इंटरेस्ट बन जाता है। बहुत से लोग जो चांदी में पहले डील नहीं करते थे, इन्वेस्ट नहीं करते थे, किसी और बिजनेस में थे, वो भी पिछले 1 महीने से चांदी में लगे हुए हैं, क्योंकि एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आ गई है। अब जहाँ तक इंडस्ट्रियल यूजेज की बात है, इंडस्ट्रियल यूजेज है। इंडस्ट्रियल यूजेज चाहे ईवीज में हो, चाहे सोलर व्हीकल में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, वो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 महीने में ऑल ऑफ अ सडन इंडस्ट्रियल यूजेज 10 गुना बढ़ गया। इंडस्ट्रियल यूजेज तो ऑलमोस्ट इतना ही है। इंडस्ट्रियल यूजेज आज से 6 महीने पहले भी उतना था, 9 महीने पहले भी उतना था। अब क्या है, डिमांड सप्लाई फैक्टर्स, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ती जा रही है। दूसरा जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, अब एवरीबडी न्यू दैट यूएस इज गोइंग टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट वेनेजुएला। इनफैक्ट, as you know, I appear on global channels. We have been discussing it on global channels that yes, US would be taking some action against Venezuela. But the sort of action US has taken, nobody thought of it. So now everybody was caught by surprise. तो वो कहीं ना कहीं जो है उसने अनसर्टेनिटी को, रिस्क को बढ़ाया है। अब यहाँ तक एप्रीहेंशन ये भी है कि ग्रीनलैंड को लेके यूएस क्या करेगा। पूरा का पूरा यूरोप उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया है। बाकी देशों से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ईरान को लेके क्या करेगा, क्योंकि ईरान की तरफ से भी अपनी स्टेटमेंट्स आई हैं। ईरान में अनरेस्ट क्या शेप ले रहा है वो हम सब ने देखा है। तो कहीं ना कहीं सेफ हेवन बाइंग, हेजिंग
एसेट मिसमैचिंग, साथ ही साथ गोल्ड के साथ पैरिटी रखना, गोल्ड के साथ कोरिलेशन रखना, वो चांदी को कहीं ना कहीं तो मजबूती आप दे ये रहा है। मानकर चल रहे हैं कि ये जो रिकॉर्ड टूटे हैं 2025 में और 2026 की शुरुआत भी रिकॉर्ड टूटने से ही हुई है। हर तीसरे चौथे दिन हम देखते हैं कि ये अब ऑल टाइम हाई है। अब तो समझ नहीं आता कि उसे ऑल टाइम हाई कहें या ये एक रेगुलर सा एक रूटीन सा हो गया है कि आप रोज ही देखते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई पर ही सोना चांदी है। आपको लग रहा है 2026 में भी इसी तरीके से रिकॉर्ड टूटते रहेंगे क्योंकि ये पूरे तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन पर अब निर्भर हो गया है? मैं आपकी बात का जवाब और तरीके से दूंगा। अब चांदी की क्या मूवमेंट रहेगी उसका सबसे बढ़िया जवाब जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब देंगे। आप समझ ही रहे हैं मेरा मतलब क्या है। हम्म। अब ये देखना है कि अमेरिका की मूव्स किस तरह की होंगी और जियोपॉलिटिकल हालात कैसे होंगे। अगर कल को अमेरिका से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ग्रीनलैंड को लेके वो करता है, हम्म। अगर कल को ईरान में अमेरिका की तरफ से वो इंटरवेंशन होती है जो कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल फॉरम पे, तो जाहिर सी बात है सोना और चांदी और बढ़ सकते हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी। ऐसे में स्टॉक मार्केट और टूट सकती है। आज आपने देखा है सेंसेक्स हमारा डाउन रहा है अनसर्टेनिटी के चलते हुए। तो ऐसे में गोल्ड और सिल्वर में लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ सकता है। तो बेसिकली ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज कम होती है बढ़ती है। फिलहाल जो सिचुएशन हमारे सामने है, जो मैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि जो मेरे को पैनलिस्ट ग्लोबल चैनल्स पे भी हैं, फिलहाल तो चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। फिलहाल तो चीजें सुलझती हुई नहीं लग रही हैं। चाहे यूरोप ने एक स्टैंड लिया यूएस के अगेंस्ट, बट फिर भी यूएस रेलेंटलेस है। अब देखिए टेरिफ्स की बात हो रही है, उसके अलावा एक्शन की बात हो रही है, ईरान की तरफ से कुछ बातचीत का इंटरेस्ट भी शो किया गया है। तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को देखें तो मेरे हिसाब से सिचुएशन शायद एक महीने बाद ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जितनी कॉम्प्लेक्स आज है। तो इसका मेरे हिसाब से मतलब यही है कि चांदी में जो आप कह रहे हैं कि जो ऑल टाइम हाई तो पहले ही बन गए हैं, अब रेगुलरली हम तो ऑल टाइम हाई सुन रहे हैं। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में शायद आपको कुछ और ऑल टाइम हाई दिख जाए। लेकिन अब चांदी की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से ये ट्रेडर के लिए एक चीज रह गई है, इन्वेस्टर के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मेरे हिसाब से चांदी में अब उतना इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोथ आ गई है। इंडस्ट्रियल यूजेज से क्लियर कट डिस्कनेक्ट है। ये अब सिर्फ जो है इन्वेस्टमेंट बाइंग आ रही है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, अनसर्टेनिटी, वही चीजें हैं जो रिफ्लेक्ट हो तो रही है। यानी आप कह रहे हैं तो चांदी ऐसे में भी एक तरीके का बबल बन रहा है ये? देखिए अब क्या है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम है, सप्लाई तो ऑल ऑफ सडन बढ़ नहीं सकती। डिमांड बहुत ज्यादा हो गई और डिमांड जो हुई है यूजेज वाली डिमांड तो हुई नहीं है, इन्वेस्टर डिमांड हुई है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं उसे एड दे रहे हैं। अब जिस चीज को आप बबल की संज्ञा दे रहे हैं, अगर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स वर्सन होते हैं तो ये प्राइस तो और बढ़ सकती है। एज आई टोल्ड यू कि और नए हाइज बन सकते हैं। तो इसलिए आज जो चांदी है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो आज जो चांदी है उसके पीछे जो बढ़ने का रीजन है वो ऑल ऑफ अ सडन इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं बढ़ गई है, उसके पीछे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। अब जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स कितना ज्यादा वर्सन होते हैं हमें नहीं पता। विशाल जी आपको पता है जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी, तमाम चैनल जिन पे ऊपर था मैं, तमाम जगह मेरे साथ हिंदुस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट थे। जो कोई कह रहा था कि 10 दिन चलेगी वॉर, कोई कह रहा था 15 दिन चलेगी। पीपल थॉट दैट यूक्रेन वुडंट बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट रशिया। आज आप खुद देखिए 22, 23, 24, 25, 26 में हम आ गए हैं, अभी भी वॉर इज कंटिन्यूइंग विद सेम गस्टो। तो इसलिए अब जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स किस तरीके से क्या मोड़ लेते हैं, क्या नई शेप लेते हैं, या ऐसे ही इंटेंस होते जाएंगे, ऐसे ही नई इंटेंसिटीज आती जाएंगी, तो जाहिर सी बात है और एप्रिसिएशन भी आ सकती है, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो क्या आप ये भी मानते हैं कि इसी के साथ 2026 स्टॉक मार्केट के लिए बहुत मुश्किल साल रहने वाला है क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की गतिविधियां हैं वो अनसर्टेनिटी को बढ़ाएंगी और अस्थिरता जितनी बढ़ेगी उतना ही स्टॉक मार्केट के लिए खतरनाक होगा? बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन पूछा आपने विशाल जी। इसमें दो फैक्टर्स हैं। जहां तक डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात है, डोमेस्टिक फैक्टर्स इस समय बहुत सही चल रहे हैं। एडवांस जीडीपी नंबर्स आ गए हैं विच आर 7.4, जिसमें एडवांस एस्टिमेट्स होते हैं, और 7.4 से हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनते हैं। नवंबर 2025 का एक्सपोर्ट डेटा आ गया है। इन स्पाइट ऑफ यूएस टैरिफ्स हमारा यूएस को एक्सपोर्ट बढ़ा है। नवंबर 2025 का डेटा है। टैरिफ लग गए थे अगस्त में 25+25, तो 22% बढ़ा है। यूरोप को 14% बढ़ा है। ओवरऑल वर्ल्ड को 19% बढ़ा है। तो हिंदुस्तान जीडीपी ग्रोथ भी 8.2% रही है। यह रही है जुलाई टू सितंबर क्वार्टर की। तो इंडिया की ग्रोथ अच्छी चल रही है, इंडियन इकोनॉमी अच्छी चल रही है इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग ग्लोबली। बट दो ग्लोबल चीजें हमें देखनी पड़ेगी। अगर ग्लोबल हालात
और भी भत्स होते हैं तो सबसे पहले तो सप्लाई चेन्स पे असर पड़ सकता है। मान लीजिए ईरान के अंदर अनरेस्ट बढ़ता है या किसी तरीके से यूएस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो क्या हो सकता है, वहां से क्रूड की सप्लाई लाइन बंद हो सकती है। अब दूसरा हमें नहीं भूलना चाहिए, हमारा चाबहार पोर्ट जो है, जो हमें काफी कंट्रीज में एक्सेस दिलाता है, वो ईरान में ही है। साथ ही साथ अगर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स और इंटेंस होते हैं तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो मनी और एफडीआई, वो शायद हिंदुस्तान ना आ पाए। शायद कुछ पैसा इंडियन स्टॉक से निकल के गोल्ड या सिल्वर में चला जाए जो ग्लोबल मनी है। तो इसलिए डोमेस्टिक फैक्टर्स तो अभी भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इक्विटी स्ट्रांग चलेगी, बट स्टॉक मार्केट जो है केवल डोमेस्टिक फैक्टर्स नहीं देखती, ग्लोबल फैक्टर्स अगर वर्सन होते रहते हैं तो ऐसे में स्टॉक मार्केट्स पे नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली ग्लोबल मनी is very relevant for markets and global economy is also relevant for markets. सोने के जो इन्वेस्टमेंट है उससे चांदी से कितना अलग आप देखते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि चांदी में जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं वो अब थोड़ा सा पीछे हट जाए, उनके लिए अब ये खेल रहा नहीं है। सोने का जो दाम जिस तरीके से बढ़ा है वो चांदी जितनी तेजी से नहीं बढ़ा है, उसको आप कितनी अलग रफ्तार, उसकी कितनी अलग गति और उसकी चाल क्यों अलग है चांदी के मुकाबले? दो तीन रीजन है। सोने में एक तो काफी कंजम्पशन है, कंजम्पशन यानी ज्वेलरी शेप में कंजम्पशन है। दूसरा, एज यू हैव राइटली सेड, उसमें वॉलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन उतनी नहीं है। वॉलेटिलिटी नहीं है बट उतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रही है। तीसरा, सोने में सप्लाई बहुत कम हो रही है। सोने की जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है, बहुत से सेंट्रल बैंक्स जो हैं, जैसे हमारा आरबीआई है, सोना परचेज कर रहे हैं डॉलर की जगह। डी डॉलराइजेशन का भी इंपैक्ट हो रहा है सोने पे। दूसरा, सोने की एग्जिस्टिंग माइंस की एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है, नई माइंस की डिस्कवरी बहुत कम हो रही है, और कुछ माइंस का तो यहां तक फीलिंग है कि शायद 10-15 साल में एक्सट्रैक्शन उनसे हो ही ना पाए। एक बार फिर से हम आकाश जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से सोने और चांदी के दाम बढ़े हैं उसके कई अहम और बड़े फैक्टर अब तक नजर आ रहे हैं, जिन फैक्टर्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। जरा तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं कि इस वक्त सोने और चांदी के दाम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग तारीख के साथ आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये दाम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा असर इस पर डाल रहे हैं। अगर हम आज के दामों की बात करें तो पिछले 2 दिनों में 20,000 रुपये चांदी की कीमत बढ़ चुकी है। 2,63,000 पर यह कीमत है। सोने की कीमत 1,40,000 को पार कर गई है। और 2025 की अगर हम बात करें तो सोना 75% रिटर्न देता नजर आया और चांदी में 167% का रिटर्न हमें नजर आया है। एक बार फिर से आकाश जी हमारे साथ जुड़ गए। आकाश जी, आपका कनेक्शन टूट गया था, मैं चाहूंगा कि फिर से आप जरा एक्सप्लेन करें सोने की जो चाल है वो चांदी के मुकाबले अलग क्यों है? आपने कहा बिल्कुल सोना उतना वॉलेटाइल नजर नहीं आता जितने की चांदी नजर आती है। देखिए, सोने में 2-3 चीजें हैं। सोने में एक तो फ्लक्चुएशन जितनी नहीं रही है, दूसरी उसकी यूटिलिटी डिमांड ज्वेलरी शेप में काफी रही है, अभी भी ज्यादा है। थर्ड जो है, सोने में सप्लाई का डेटा हमारे सामने बहुत क्लैरिटी रख रहा है। सोने में सप्लाई जो है एक्सटिंग्विश होती जा रही है, रिड्यूस भी हो रही है, कई जगह एक्सटिंग्विश हो रही है, डिमांड उसकी बढ़ती जा रही है। सोने को सेंट्रल बैंक्स भी बहुत से ले रहे हैं डॉलर की जगह। तो और तीसरा क्या है, सोना परचेज करके स्टोर करना फिजिकली इजी है, चांदी अगर स्टोर करनी होती तो काफी वॉल्यूमिनस हो जाती है। तो इसलिए सोने को मैं अलग नजरिए से देखूंगा। सोना अगर अभी भी कोई ले लेता है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब 5 साल से ऊपर का पीरियड, तो मेरे हिसाब से कोई गलत चीज नहीं, क्योंकि एक तो उतना इंक्रीज नहीं हुआ, एक उतनी फ्लक्चुएशन या वॉलेटिलिटी नहीं है, तीसरा सप्लाई का डेटा हमारे पास ज्यादा क्लैरिटी के साथ है, चौथा डी डॉलराइजेशन हो रही है तो डी डॉलराइजेशन में सोने का वर्चस्व बढ़ेगा, चौथा और लास्ट उसके बाद जो है स्टोरेज को लेके। तो इसलिए सोना मैं अभी भी कहूंगा अभी भी कोई ले लेता है ट्रेडिंग के एंगल से नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के एंगल से। उस सोने की कीमतें चांदी के मुकाबले अलग तरीके से क्यों बढ़ रही हैं, यही बड़ा प्रश्न है जिसे लेकर आज ये चर्चा हो रही है। उसी का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो वहां नहीं कहूंगा, गोल्ड को भी कुछ पोर्टफोलियो का हिस्सा रखे। जब ग्लोबल सेंट्रल बैंक उसे ले रहे हैं, ग्लोबली परचेज किया जा रहा है हेजिंग के लिए, तो आप भी तो अपने पोर्टफोलियो को कुछ हेज बना के हेज करके चले। हेज का मतलब सिंपल शब्दों में, जैसे कार आप चलाते हैं उसके शॉकर्स होते हैं, हाँ। तो हेज एक तरह से शॉक अब्जॉर्बर मैं कह सकता हूं वो है। तो कुछ ना कुछ हिस्सा पोर्टफोलियो का गोल्ड को बना के चले। अच्छा, 2 बड़े फैक्टर जिन पर मेरा ध्यान गया, एक तो रिजर्व, जितने भी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक हैं उनका सोने में खरीदारी ये पिछले कई महीनों से चल रहा है। क्या ये सेंट्रल बैंक्स की सोने की खरीदारी अब भी बाकायदा वैसे ही जारी है? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि चांदी को अब कई देश चाह रहे हैं कि वो हमारे देश से बाहर ना जाए, जिनमें से एक चाइना भी है।
चाइना ने भी कोशिश की है कि एक्सपोर्ट को किसी भी तरीके से लिमिट किया जाए, स्ट्रिक्ट किया जाए, बिल्कुल कंट्रोल किया जाए। तो बड़े देश ये समझ रहे हैं कि सोने और चांदी को अपने देश से बाहर जाने नहीं देना है, और जो बाहर हमारा सोना पड़ा है उसे किसी भी तरीके से वापस अपने देश में खरीद कर लाओ। भारत इसमें क्या कर रहा है? भारत भी उसी तरीके से खरीदारी कर रहा है सोने की? देखिए, इसमें क्या है कि डी डॉलराइजेशन हो रही है, डॉलर का वर्चस्व कम हो रहा है। दूसरा, प्रोटेक्शनिज्म का युग आ गया। अमेरिका की जो मूव्स हैं उसने सारी दुनिया को मजबूर कर दिया कि प्रोटेक्शनिज्म को लेकर चले। अमेरिका जब मागा की बात करता है तो सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, ग्लोबल ग्रोथ का जिक्र भी नहीं हो रहा। तो ऐसे में हर कंट्री, या जिसे कहते हैं देसी भाषा में कहते हैं, हर व्यक्ति अपने घर को सियाना हो रहा है। तो ऐसे में हर कंट्री ये स्टैंड ले रही है कि सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड ज्यादा हो, और कंट्रीज ये भी कोशिश कर रही है एक तो कि परचेज करके लाया जाए, एक जो कंट्रीज ने दूसरे कंट्रीज में स्टोर कर रखा है सोना वो भी वापस लाके रखा जाए। क्योंकि आज जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स चल रहे हैं, ऐसे में एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कितना रिलाय कर सकती है उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपस में एक कंट्री के आज अच्छे रिलेशन है, 6 महीने बाद रिलेशन किस तरह के रहेंगे, इसके ऊपर भी बहुत सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में मेरे हिसाब से भी हिंदुस्तान में सेंट्रल बैंक को गोल्ड और परचेज करना चाहिए। ना सिर्फ सेंट्रल बैंक को, मैं तो जैसे कहा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि परचेज करके चलें, क्योंकि जियोपॉलिटिकल हालात का कोई पता नहीं। अब आप देखिए, ईरान है, ईरान में अगर अनरेस्ट बढ़ जाता है, सपोजिटली यूएस वहां पे जो है इंटरफेरेंस शुरू कर देता है, या टैरिफ वॉर ज्यादा लग जाते हैं, तो हम, हालांकि हमारी इकोनॉमी बहुत एक्सीलेंटली परफॉर्म कर रही है मोदी साहब और उनकी बहुत बढ़िया टीम के अंडर, बट हमारा चाबहार पोर्ट वहां पे है, तो इनडायरेक्ट इंपैक्ट आ जाता है। सिमिलरली कोई और कंट्री इंपैक्ट होती है तो उससे सप्लाई चेन हमारी ब्लॉक हो सकती है। तो ऐसे में हिंदुस्तान को भी अपने आप को हेज करके चलना चाहिए। हिंदुस्तान में भी अपने आप को जो है गोल्ड के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरे हिसाब से डी डॉलराइजेशन तो हो रही है, और अगर कल को ब्रिक्स करेंसी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है ब्रिक्स का हम महत्वपूर्ण मेंबर हैं। हालांकि ब्रिक्स करेंसी में भी अपने सवालिया निशान है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदर.in का मानना है शायद वो जल्दी लॉन्च ना हो पाए, क्योंकि हर कंट्री के लिए सवाल होगा कि कैसे उसकी करेंसी उसके अगेंस्ट वैल्यू होगी। बट आज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, हिंदुस्तान उस चीज का कॉग्निजेंस लिया हुआ है और हिंदुस्तान हर चीज को देख के चल रहा है। तभी तो देखिए, टैरिफ हमारे ऊपर लगे उससे पहले ही हमारी सरकार ने बड़ी बुद्धिमत्ता से और बहुत सी कंट्रीज के साथ एफटीए करना शुरू कर दिया। अब बहुत सी कंट्रीज के साथ हमारे एफटीए हो गए हैं, बहुत सी कंट्री के साथ। अच्छा आकाश जी, आप एक बात जो कह रहे हैं, डी डॉलराइजेशन, कमजोर होता डॉलर, ये तो दुनिया की बड़ी करेंसी के खिलाफ जो है वो डॉलर कमजोर हो रहा है, लेकिन भारत में हम देखें तो रुपया ऑल टाइम लो पर चला जाता है, वो 90 को पार कर जाता है। ये क्या मिस्ट्री है? जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। दर्शकों की कई चीजें इससे क्लियर हो जाएंगी। डी डॉलराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि डॉलर का वर्चस्व, रेलिवेंस कम हो रहा है। अगर प्राइस देखें तो ठीक है, 90 रुपए से ऊपर यहां डॉलर पहुंच गया, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। जो डी डॉलराइजेशन का मतलब है ये नहीं है कि डॉलर की डिफ्लेशन हो रही है, डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि डॉलर का वर्चस्व या रेलिवेंस कम हो रहा है, और रेलिवेंस जो है डॉलर का कम हुआ है, ये चीज हमने देखी है। तो डॉलर का रेलिवेंस कम हुआ है, वैल्यू नहीं, और रेलिवेंस और भी कम होने की संभावना है, क्योंकि अब अपनी अपनी करेंसी पे फोकस हो रहा है, और ब्रिक्स करेंसी के भी आने की संभावना क्लियरली दिख रही है। आने वाले समय में शायद ब्रिक्स की करेंसी को भी देख लिया आप, और भी करेंसी आगे आएंगी, और हिंदुस्तानी रुपया भी दर्शकों को जान के खुशी होगी। अब हमारा रेलिवेंस भी बढ़ा है, हम भी अब 38 से 40 एयरपोर्ट्स पे और कंट्रीज में एक्सेप्ट हो रहे हैं। हमारा रुपये भी कुछ हद तक ग्लोबल होता जा रहा है, और हमारे रुपये का वर्चस्व भी आगे चल के बढ़ने की संभावना है। एक आखिरी सवाल, जो सोने और चांदी में निवेश करते हैं और छोटे निवेशक हैं जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, सोने में अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर ले रहे हैं, ज्वेलरी शेप से सोना ले रहे हैं तो अभी भी ले लीजिए, क्योंकि ज्वेलरी में लॉन्ग टर्म में मेरिट हो जाता है, बिकॉज सेंटीमेंट्स और इमोशंस आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो उस हिसाब से आप जो है ले सकते हैं। चांदी से, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो चांदी से मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट गोल्ड में अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स पे नजर बनाए रखें, नजर टिकाए रखें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो लास्ट में टेक अवे दर्शकों के लिए कहूंगा, सोने और चांदी से भी ज्यादा वॉलेटाइल क्या है? जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। आज जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स 2 घंटे पहले
आप तो खुद एक न्यूज के वेटरन हैं, मैं बहुत से न्यूज के वेटरन के साथ बातचीत करता हूं, उनको नहीं पता होने वाला होता कि क्या स्टेटमेंट आएगी और क्या चीज होगी। तो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल आज है जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को लेके जो न्यूज फ्लो हमारे सामने आ रहा है। अब देखिए, कल ही रात दो बड़े चैनल्स पे मैं बात कर रहा था यूएस इंडिया ट्रेड डील की, और ये संभावना व्यक्त करके, मैं साफ बता रहा हूं दर्शकों को, ये संभावना व्यक्त करके दो नेशनल चैनल पे मैं सोया था कि शायद आज यूएस इंडिया ट्रेड डील पे आगे बढ़े। अब सुबह उठता हूं तो एक चैनल का फोन आता है, वो मुझे उठाते हैं तो एक नया बम फोड़ा जाता है कि जी 25% टैरिफ और लगने वाले हैं उन कंट्रीज के साथ जो ईरान के साथ डील कर रहे हैं। तो हालात, सच्ची बात यह है कि न्यूज फ्लो जो जियोपॉलिटिक्स को लेके है वो इतना ज्यादा वॉलेटाइल है, इतना ज्यादा डायनेमिक है, वो सोने और चांदी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ पड़ा आज की तारीख में। बिल्कुल, इस पर हम नज़र बनाकर रखेंगे और क्या अपडेट्स आते हैं इस पर आपके साथ भी आगे चर्चा हम करते रहेंगे। फिलहाल आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल साहब आपका।